था फर्स्ट हैंड आउट के एमसीक्यूज की, तो इंशाल्लाह एमसीक्यूज में आज आपको सेंड कर दूंगा और उन एमसीक्यूज को भी देखिएगा और इस हैंड आउट के अंदर जो छोटी छोटी डेफिनेशन हैं उनको भी फॉलो कीजिएगा। तो हम आते हैं आज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। और हमने लास्ट टाइम जो है डेटा को डिफाइन किया था। व्हाट इज अ डेटा? डेटा इज द कलेक्शन ऑफ numeric values which are observed in a particular range। जिन पॉइंट्स को हम ऑब्जर्व करते हैं, जिन वैल्यूज को हम ऑब्जर्व करते हैं किसी भी रेंज के अंदर, उनका जो कलेक्शन होता है उसको हम डेटा कहते हैं। नाउ डेटा is defined in term of two ways regarding two variables। वेरिएबल हमारा क्या होता है, या मैथ्स में डिफाइन कर चुके हैं, a value which is changed in a particular time। मतलब एक ऐसी वैल्यू जो टाइम के अंदर चेंज हो, टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज हो, उस वैल्यू को हम वेरिएबल कहते हैं। और जो टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज नहीं होती उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो कांस्टेंट और वेरिएबल का कंसेप्ट आपके ध्यान में होगा। तो वेरिएबल हमारा दो तरह का होता है। एक वेरिएबल हमारा होता है क्वालिटेटिव वेरिएबल, और एक वेरिएबल होता है हमारा क्वांटिटेटिव वेरिएबल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव? क्योंकि पहले हम इनको डिफाइन कर लेते हैं और फिर इसके रिस्पेक्ट से हम अपने क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा को भी डिफाइन करेंगे। क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसा वेरिएबल जिसको आप कोई भी नॉन न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करते हैं। नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज, ऐसा वेरिएबल जिसको आप नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन कर दें, ऐसे वेरिएबल को हम क्वालिटेटिव वेरिएबल कहते हैं। अच्छा, नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज क्या हो सकती हैं? नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज ये हो सकती हैं कि किसी भी एग्जाम के अंदर जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है, ग्रेड जो होते हैं, जस्ट लाइक ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, ठीक है, ये जितने भी ग्रेड्स होते हैं एग्जाम्स के अंदर, इनको हम नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है? कलर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब आईज, मतलब हेयर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कलर होता है, तो कलर को हम क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के अंदर जो है वो डिफाइन करते हैं। किसी भी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं, एम्प्लॉयज दो तरह के होते हैं, मेन, वुमेन। तो एक कंपनी के अंदर मेन एम्प्लॉयज कितने हैं, एक कंपनी के अंदर वुमेन एम्प्लॉयज कितनी हैं, तो ये भी आपका जो है मेन, वुमेन, जिसको हम जेंडर कहते हैं, जिसको हम सेक्स कहते हैं। किसी भी कंपनी के अंदर मैन की तादाद कितनी है, वुमेन की तादाद कितनी है, इनकी जो भी वैल्यूज हम डिफाइन करते हैं और उसको जो भी वेरिएबल असाइन करेंगे, दैट इज नॉन न्यूमेरिक वैल्यू। हाउ मेनी मेंस, हाउ मेनी वुमेन्स, ऑब्जेक्ट का कलर क्या है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, आइज का कलर क्या है, हेयर्स का कलर क्या है, या किसी भी एग्जाम के अंदर जो आपका ग्रेडिंग सिस्टम होता है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज में आती हैं। तो ऐसा वेरिएबल जो इन चीजों को डिफाइन करेगा, ऐसे वेरिएबल को हम क्वालिटेटिव वेरिएबल कहते हैं। और ऐसा डेटा जिसके अंदर आपका वेरिएबल जो होगा वो क्वालिटेटिव होगा, मतलब ऐसा डेटा जिसके अंदर इस किस्म के डेटा की कलेक्शन होगी, ऐसे डेटा को हम
क्वालिटेटिव डाटा कहते हैं। क्वालिटेटिव डाटा की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसा ऐसा डाटा जिसके अंदर आपका वेरिएबल
साहिबा थोड़ा ये क्या ऑन करना है मुझे, इसको अलाउ करते हैं। थैंक यू। ओके, हम models, तो क्वांटिटेटिव वे को डिफाइन किया था जस्ट लाइक ऐसा वेरिएबल की वैल्यूज जो असाइन की जाएंगी वो नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी। और नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज का मतलब क्या हो गया, जस्ट लाइक एग्जाम में जो ग्रेडिंग सिस्टम मार्क्स हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, इसको हम नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज कहते हैं। और कलर्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट जो है, इसको भी हम नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज में लेते हैं। और कोई भी हैबिट है, कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी क्वालिटी है, इसको हम जो है नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज के अंदर डिफाइन करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो क्लास में ग्लासेस यूज करता है, अगर कोई स्टूडेंट जो है क्लास में लेंस यूज करता है जिसकी आई साइज वीक होती है, तो ये भी हैबिट है, ये भी उसकी टी में आता है। ये उसके हेयर का क्या है, उसकी आईज का कलर्स क्या है, और क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट जो हैं वो बॉयज हैं, कितने स्टूडेंट जो हैं वो गर्ल्स हैं, मतलब उनके जेंडर्स, उनके सेक्स को अगर हम शो करते हैं कि कितने बॉयज हैं, कितनी गर्ल्स हैं क्लास में, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज में मैन कितने हैं, वुमेन कितने हैं, तो ये सारी चीजें जो है आपकी नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज में आती हैं। और इसके करस्पॉन्ड जो हमारा दूसरा वेरिएबल है, दैट इज क्वालिटेटिव वेरिएबल, सॉरी क्वांटिटेटिव में one is articles, statements, second is continuous numerical. अब discrete आपको discrete in
ऐसे नंबर जो डेसिमल फॉर्म में होते हैं, ऐसे नंबर जो इंटीजर नहीं होते, ऐसे नंबर जिनके अंदर जो है होल नंबर नहीं होते। जस्ट लाइक अगर हम मेजरमेंट्स की बात करते हैं, एनी मेजरमेंट्स, मेजरमेंट्स में क्या आता है? मेजरमेंट्स में आपके पास हाइट आ गया, वेट आ गया, ठीक है, जिनका जस्ट लाइक कोई यूनिट होता है, जस्ट लाइक सेंटीमीटर, किलोमीटर, माइल्स, किलोग्राम, ठीक है। ये जितने भी यूनिट्स होते हैं मेजरमेंट्स के, ये जिन न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ आते हैं, उन न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम कॉन्टिन्यूस नंबर कहते हैं। तो कॉन्टिन्यूस नंबर वो वाले नंबर होते हैं जिसमें डेसिमल अक्षर होते हैं, और डिस्क्रीट नंबर वो होते हैं जिसमें डेसिमल का कोई कंसेप्ट नहीं होता। तो अगर अगर एक फैमिली है, एक फैमिली के अंदर टोटल मेंबर्स की तादाद जो है, टोटल मेंबर्स की तादाद जो है वो 5 मेंबर्स हैं, और रिसेंटली वहां पर जो है एक न्यू बॉर्न बेबी जो है वो पैदा हो, तो आप 5+1 करेंगे, ये नहीं कहेंगे ये तो अभी अभी पैदा हुआ है तो इसको आप जो है वो 0.1 कह दें तो ये 5.1 हो जाएगा, नथिंग। मतलब एक नया बेबी भी अगर पैदा हुआ है फैमिली के अंदर, तो आप उसको 1 कंसिडर करेंगे, कंप्लीट 1, नॉट इन अ डेसिमल फॉर्म। 5+1, देयर आर 6 मेंबर्स। और अगर अगर किसी पर्सन की हाइट जो है वो है 5.6 इंच, सो दैट इज अ कॉन्टिन्यूस नंबर। और अगर किसी क्लास में एक स्टूडेंट की हाइट जो है वो 5 फीट है, तो 5 फीट का मतलब होता है 5.0 फीट। मतलब अगर आपको ये पता हो कि ये डेटा आपका कॉन्टिन्यूस है, अब कॉन्टिन्यूस का डेटा कैसे पता चलेगा? उसका जो भी एट्रीब्यूट होगा, उस डेटा का जो भी एट्रीब्यूट होगा, वो आपको बताएगा कि इसकी जो मेजरमेंट्स हैं, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, वो डेसिमल में आएंगी या विदाउट डेसिमल होगा। तो वो आपको एट्रीब्यूट बताएगा कि इसकी वैल्यूज कैसी होंगी। तो अगर एट्रीब्यूट में हाइट लिखा हुआ है, हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो उसमें अगर 5 लिखा हुआ आ गया तो 5 का मतलब होगा 5.0। अगर टोटल मेंबर ऑफ फैमिलीज की जो है वो एक डाटा शो किया जा रहा है, तो उसके अंदर 5.0 का कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि फैमिली के अंदर अगर मेंबर्स की तादाद हम काउंट करते हैं तो उसमें डेसिमल का कोई कंसेप्ट नहीं आएगा। तो उसमें 5.0 इज नथिंग, 5.0 का कोई मतलब नहीं होता। और कॉन्टिन्यूस नंबर के अंदर 5.0 का मतलब होता है 5। तो इसमें डेसिमल हैपन हो ही नहीं सकता, और इसमें अगर डेसिमल नहीं भी आ रहा ना, तो आप अपना डेसिमल शो कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया बिटवीन डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। तो ऐसा वेरिएबल अगर जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो डिस्क्रीट फॉर्म में है, तो ऐसे क्वांटिटेटिव डाटा को हम डिस्क्रीट डाटा। और ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर आपके पास डेसिमल फॉर्म में नंबर आ रहे हैं, मतलब कॉन्टिन्यूस नंबर में आ रहे हैं, तो ऐसे फिर वेरिएबल के रिस्पेक्ट से जो भी डाटा कलेक्ट किया जाएगा उसको हम कॉन्टिन्यूस डाटा। तो ये डिफरेंशिएट हो गया बिटवीन क्वालिटेटिव डाटा एंड क्वांटिटेटिव डाटा। और फिर क्वांटिटेटिव डाटा फर्दर 2 टाइप का होता है, एक डिस्क्रीट डाटा होता है, एक कॉन्टिन्यूस डाटा होता है। तो ये हो गई डाटा की टाइप्स। डाटा क्या होता है? जो भी हम किसी भी जगह पर कोई भी पॉइंट्स को ऑब्जर्व करके उसको कलेक्ट करते हैं, उसको हम डाटा कहते हैं। डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज जो हम ऑब्जर्व करके उसको कलेक्ट करते हैं। अब जब हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो फिर हमारे पास 2 टाइप का, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। फिर क्वांटिटेटिव फर्दर 2 नाम का होगा, डेसिमल फॉर्म में और नॉन डेसिमल फॉर्म।
अब हम लास्ट टाइम हमने स्टेट्स की डेफिनेशन को फॉलो किया था, तो उसमें हमने एक फर्स्ट जो है उसका पॉइंट डिफाइन किया था स्टेट्स की डेफिनेशन के अंदर, दैट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा को कलेक्ट कैसे करेंगे, डेटा को कलेक्ट करने के हमारे पास मेथड्स क्या है। तो मैंने कहा था कि स्टैटिस्टिक्स जो है हमें डेटा को कलेक्ट करने के मेथड डिफाइन करते हैं। फिर हमने स्टैट्स की डेफिनेशन के अंदर जो दूसरा पॉइंट डिफाइन किया था वो था एनालाइजेशन ऑफ द डेटा। तो डेटा को एनालाइज कैसे करते हैं। और स्टैट्स की जो थर्ड पॉइंट था डेफिनेशन का वो था रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कि डेटा की हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करें। तो मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम कि स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट है ये हमें डिफरेंट मेथड्स प्रोवाइड करता है टू कलेक्ट द डेटा, टू एनालाइज द डेटा, टू रिप्रेजेंट द डेटा। और मैंने आपको बताया था कि यही सारे काम है जो हम डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में भी करते हैं और इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में भी करते हैं। तो अब हम उस डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो डेफिनेशन जो फर्स्ट पॉइंट था दैट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्टिंग ऑफ डेटा। तो कलेक्टिंग ऑफ डेटा जो है हम दो स्टेजेस पे जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स हमें ये बताता है कि हम अगर अपने डेटा को कलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास दो सोर्सेज हैं। देयर आर टू सोर्सेज टू कलेक्ट द डेटा, देयर आर टू स्टेजेस in which we collect the data। वो दो स्टेजेस क्या हैं, वो दो सोर्सेज क्या हैं, अब हम उनकी तरफ आते हैं, वन बाय वन को डिस्कस करते हैं। वो भी आई थिंक आपको पता होगा उन चीजों के बारे में भी, जिसको हम प्राइमरी स्टेज कहते हैं और सेकेंडरी स्टेज कहते हैं। अब मैं अपने जो है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आता हूँ कि हमारे पास डेटा को कलेक्ट करने के मेथड्स क्या है, डेटा को कलेक्ट करने के सोर्सेस क्या है। डेटा को अगर हम कलेक्ट करते हैं तो कितने मेथड के थ्रू जो है हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम स्टेजेस भी कहते हैं, इसको हम सोर्सेज भी कहते हैं। कलेक्टिंग ऑफ डेटा, डेटा को कलेक्ट करने के सोर्सेज क्या है, डेटा को कलेक्ट करने की स्टेजेस क्या है। सो देयर आर टू स्टेजेस। One stage is known as primary stage and second stage is known as secondary stage. So what is the difference between primary and secondary stage data? Primary stage data is defined as just like original data, original data. इसको हम original data भी कह सकते हैं। इसको हम वन हैंडेड डेटा भी कहते हैं। इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं डिटेल में, डेटा which is collected from its original source। मतलब जो डेटा जहां का है आप उस डेटा को वहां से कलेक्ट करें, ऐसे डेटा को हम प्राइमरी स्टेज कहते हैं। सेकेंडरी स्टेज, लाइक अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी को देखते हैं तो सेकेंडरी नो डाउट प्राइमरी के बाद आते हैं। तो सेकेंडरी स्टेज का डेटा ऐसा डेटा होता है जो प्राइमरी के बाद होगा। मतलब प्राइमरी के बाद का मतलब क्या हो गया, जो सेकंड हैंड डेटा होगा। सेकंड हैंड डेटा मतलब उसका जो सोर्स होगा, सोर्स ऑफ डेटा इज नॉट ओरिजिन। उसका जो सोर्स होगा वो उसका ओरिजिन नहीं होगा। आपने उस डेटा को किसी और जगह से कलेक्ट किया होगा। लाइक अगर अगर हम बात करते हैं पब्लिश डेटा, पब्लिश फॉर्म, जैसे मैं आपको हैंड आउट प्रोवाइड करता हूँ,
हैंड आउट पब्लिश फॉर्म में होते हैं, या अगर आप कोई भी सब्जेक्ट की बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स पब्लिश फॉर्म में होती हैं। पब्लिश फॉर्म का जितना भी डाटा होता है उसको हम सेकेंडरी स्टेज का डाटा, पब्लिश डाटा। पब्लिश डाटा जो भी होता है आपका, ये सेकंड स्टेज का डाटा होता है। कि जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं, उसका जो सोर्स है वो पब्लिकेशन है। आप वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर, करंटली आप अभी जो करंटली जो भी स्टैट्स की डेफिनेशन है या स्टैट्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है, वो आपको मैं मतलब टीचर में आपको प्रोवाइड, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो भी आपको नॉलेज मिल रही है, जो भी डेफिनेशन को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, जो भी टॉपिक को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, डायरेक्ट टीचर आपको डिफाइन कर, दैट इज योर प्राइमरी स्टेज। अब वही चीज मैं आपको हैंड आउट की फॉर्म में दे देता हूँ, मतलब मैं आपको पढ़ाता नहीं हूँ, मैं आपको हैंड आउट दे देता हूँ, ये आप पढ़ लें, ये इसमें डेफिनेशन लिखी है, आप खुद पढ़ लें। तो वो जो आप पढ़ेंगे वो भी नो डाउट आपकी नॉलेज में जो है वो इंक्रीमेंट होगा, उससे भी आपका नॉलेज इंक्रीज होगा। बट वो नॉलेज इंक्रीज होना और ये जो नॉलेज इंक्रीज हो रहा है, जो चीज मैं आपको डिफाइन करना चाह रहा हूँ, इससे जो आपका नॉलेज इंक्रीज हो रहा है, दोनों में डिफरेंस है। ये डायरेक्ट आपको टीचर डिफाइन कर रहा है, वहां पे आपको हैंड आउट पढ़ के वहां से आपको नॉलेज, या अगर कोई आप बुक को ओपन करते हैं, बुक के अंदर अगर कोई आपको डाटा की स्टेजेस नजर आती हैं, आप उसको पढ़ते हैं और यही चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही चीज आपको उसमें नजर आती है, तो वो सेकंड स्टेज का डाटा हो गया, और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये फर्स्ट स्टेज का। मतलब आप अगर 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 हम किसी भी पर्सन की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, पर्सन की इंफॉर्मेशन, अगर हम पर्सन की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, पर्सन इंफॉर्मेशन डाटा, अगर हम पर्सन की इंफॉर्मेशन का कोई डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, अगर वो उसके घर से कलेक्ट किया जाए, जहां पे वो रहते हैं, जहां पे वो पर्सन रहता है, उसकी इंफॉर्मेशन का डाटा जो है उसके घर से कलेक्ट किया जाए, वो आपका प्राइमरी स्टेज का डाटा होगा। और अगर सेम डाटा आप नादरा के ऑफिस से कलेक्ट करें, वो आपका सेकंड स्टेज का डाटा होगा। सेम डाटा अगर किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन लेनी है, सेम डाटा अगर आप उसके घर से कलेक्ट करते हैं तो प्राइमरी स्टेज का डाटा होगा, अगर आप उसको नादरा के ऑफिस से कलेक्ट करते हैं तो वो सेकंड स्टेज का डाटा। अब डाटा सेम है, सिर्फ क्या है, उसको कलेक्ट करने का जो मेथड है वो different। अब कलेक्ट करने का मेथड अगर डिफरेंट हो गया तो उसके रिस्पेक्ट से उस डाटा की स्टेज भी डिफरेंट होगी, प्राइमरी स्टेज का डाटा, सेकेंडरी स्टेज का डाटा। तो ऐसा डाटा जो सेकंड हेड में होगा, मतलब अगर ऐसा डाटा जो आपको उसकी ओरिजिनल जगह से प्लेस नहीं कर रहे, किसी और जगह से उसको कलेक्ट कर, ऐसे डाटा को सेकेंडरी स्टेज का डाटा कहते हैं, और ऐसा डाटा जो उसकी ओरिजिनल प्लेस से कलेक्ट किया उसको हम प्राइमरी स्टेज का डाटा। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इससे जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है वो सेकंड स्टेज का डाटा है। मतलब अगर WHO ये बताता है कि इस टाइम पूरे वर्ल्ड के अंदर कोरोना वायरस के पेशेंट कितने हैं, कितने की डेथ हो चुकी है, कितने लाइव हैं, कितने जो है उनको जो है उससे सेहतयाब करके घर भेजा जा चुका है, WHO जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो आपका सेकंड स्टेज का डेटा। और इसी के करस्पॉन्ड अगर आपको हर कंट्री ईच कंट्री विल गिव इट्स काउंटिंग, हर कंट्री जो है वो अपनी काउंटिंग खुद दे, मतलब
अमेरिका में कितना हुआ है, पाकिस्तान में कितना हुआ है, बांग्लादेश में कितना हुआ है, इंडिया में कितना हुआ है, हर कंट्री खुद दे रहे हैं। तो वो आपका प्राइमरी स्टेज का डाटा हो गया। मतलब अगर वही डाटा, मतलब कोरोना वायरस का डाटा आप हर कंट्री से अलग अलग कलेक्ट करते हैं तो वो प्राइमरी स्टेज का डाटा होगा। अगर सेम डाटा आप WHO वालों से कलेक्ट करते हैं वो सेकंड स्टेज का डाटा। So that is the main difference between the sources of collecting of data. There are two sources, there are two stages of data. One is called primary stage data, second is called secondary stage. मेरे हैंडआउट में इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है, एग्जांपल लिखी है, इनको देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ठीक है जी। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट जो है वो टॉपिक की तरफ आते हैं। तो स्टेट्स की फर्स्ट जो डेफिनेशन का जो फर्स्ट पॉइंट था वो था कलेक्टिंग ऑफ डेटा, उसको हमने डिस्कस कर लिया। एनालाइजेशन ऑफ डेटा, ये हमारा थ्रू आउट जो सिलेबस है उसमें एनालाइजेशन जो है वो थ्रू आउट चलता रहेगा, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर टू लास्ट चैप्टर हम डेटा को कैसे एनालाइज करते हैं, उसमें डिफरेंट मेजरमेंट्स को कैसे कंप्यूट करते हैं, कि डिफरेंट फार्मूलाज क्या हैं, ये तो हमारा पूरा स्टैट सब्जेक्ट चलता ही रहेगा, ठीक है। एनालाइजेशन जो है तो ये तो हमारा वन बाय वन चलता रहेगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। So there are three methods to represent the data. First is called texture method. Second is called distribution method. जिसको हम टेबलर मेथड भी कहते हैं। एंड थर्ड इज कॉल्ड ग्राफिकल। अब क्या है, अब हमने अपने डेटा को कलेक्ट कर लिया। एनालाइजेशन वो तो चलता रहेगा, थ्रू आउट हमारे सिलेबस में चलता रहेगा, वन बाय वन करके हम उसका मीन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, मॉड निकालेंगे, उसका रिग्रेशन निकालेंगे, उसका इंडेक्स नंबर निकालेंगे एंड सो ऑन, वट एवर सो। वो तो हमारा पूरा सिलेबस चलता रहेगा एनालाइजेशन जो है वन बाय वन। जो तीसरा पॉइंट था उसमें स्टैट्स की डेफिनेशन के अंदर वो था हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो है हमारे पास थ्री टाइप का होता है। हम डेटा को कलेक्ट करने के बाद अगर उसको रिप्रेजेंट्स करते हैं तो हम तीन तरह से उसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड टेक्सचर फॉर्म, सेकंड इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म, थर्ड इज कॉल्ड ग्राफिकल फॉर्म। ग्राफिकल फॉर्म तो वही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसके ऊपर आप अपने डाटा को जो है वो शो करें। ऐसे डाटा को हम ग्राफिकल मेथड कहते हैं। ऐसे डाटा की रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो ग्राफिकल मेथड कहलाती है। ये भी हमारा नो डाउट टॉपिक है, हम करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म जैसे मैंने लिखा है टेबलर फॉर्म में, अगर हम किसी डाटा को जो है वो कलेक्ट करके उसको टेबलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ऐसे डाटा को डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म कहते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन को हम डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म कहते हैं। अच्छा, टेक्सचर फॉर्म क्या होता है? टेक्सचर फॉर्म ये होता है कि अगर आपने कोई डाटा कलेक्ट किया है और आप उसको टेक्स्ट फॉर्म में लिखें, जस्ट लाइक 23, ये आपके डाटा की टेक्सचर फॉर्म। जस्ट लाइक 213 है, इसको आप क्या लिखेंगे? 213, ये आपकी टेक्सचर फॉर्म हो गई, ठीक है। अब अगर बहुत सारी वैल्यूज हैं, जस्ट लाइक 2, 23, 24, 25, 26, 23, 23, 24, 25, 25, आपने क्या किया, इस पूरे डाटा को उठाकर इस तरह से लिखा 23, 24, 25, 26। 23 इसमें 3 टाइम है, 24 इसमें 2 टाइम है, 25 इसमें 3 टाइम है, 26 इसमें 1 टाइम है। आपने क्या किया, इस पूरे डाटा को उठाकर एक टेबलर फॉर्म में डिफाइन कर दिया कि ये आपका डाटा के पॉइंट्स हैं और ये उनकी फ्रीक्वेंसी है।
फ्रीक्वेंसी क्या है ये मैं भी आपको डिफाइन कर देता हूँ। जैसे इस डाटा के अंदर 23 कितनी दफा है, 1 2 3, तो 23 की फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। 24 कितनी दफा लिखा हुआ है, 1 2, 24 दो दफा लिखा हुआ है। 25 कितनी दफा लिखा हुआ है, 1 2 3, ये आपने 25 को 3 टाइम लिख दिया। उसके बाद 26 कितनी दफा लिखा हुआ है, 1 टाइम। तो आपने क्या किया, एक डाटा को टेबलर फॉर्म में डिफाइन कर दिया। तो दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म। आपने डाटा को टेक्स्ट की फॉर्म में डिफाइन कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन, टेक्सचर रिप्रेजेंटेशन। ये डाटा की टेक्सचर रिप्रेजेंटेशन कहलाती है, ये डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म कहलाती है, और ये डाटा की कहलाती है ग्राफिकल फॉर्म। कि आपने जो है 23 लिया, 24 लिया, 25 लिया, 26 लिया, 23 की जो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को ले लिया, यहाँ पे आपने एक्स को ले लिया। फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 है, 24 की 2 है, 24 की 2 है, और 25 की फिर 3 हो गई, और 26 की 1 है। तो ये आपका जो डाटा बन रहा है, इसका जो ग्राफ बन रहा है, आपने इसी डाटा का ग्राफ बनाना। तो आपने अपने, ये आपका डाटा था जिसको आपने कलेक्ट किया, इस डाटा को आपने टेक्स्ट फॉर्म में लिखा, इस डाटा को आपने डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में लिखा, इस डाटा को आपने ग्राफिकल फॉर्म में शो। So there are 3 type of representation of data. इस डाटा को जो जो किसी भी शेप में नहीं है, इसको हम रॉ डाटा भी कहते हैं। रॉ डाटा की डेफिनेशन हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि आर डाटा इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, मतलब डाटा की जो ओरिजिनल फॉर्म होती है, मतलब एक डाटा आपने कहीं से भी कलेक्ट किया ना, उसको जैसे जैसे कलेक्ट करते गए ना, आप एज इट इज उसको उठा के लें, उसमें कुछ चेंजिंग ना करें, ना उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, ना उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, ना उसका ग्राफ ड्रॉ करें, ना उसको टेबलर फॉर्म में लिखें, ना उसको टेक्सचर फॉर्म में लिखें। जैसे जैसे आपने पॉइंट्स को ऑब्जर्व किया, आपने कलेक्ट किया, आप एज इट इज डाटा उठा के लेके आ गए। इसको हम रॉ डाटा, इसको हम अनग्रुप डाटा भी कहते हैं। रॉ डाटा भी होता है, अनग्रुप डाटा भी होता है। ऐसा डाटा जो आपने जैसे कलेक्ट किया है वैसे का वैसे उठा के लेके आ गए हैं, उसमें आपने कोई चेंजिंग भी नहीं की, इवन कि उसको आपने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी नहीं लिखा हुआ। जिस किस्म का डाटा था वो आप उठा के लिए, उसको हम रॉ डाटा कहते हैं। फिर रॉ डाटा को आपने टेक्सचर फॉर्म में लिखा, रॉ डाटा को आपने डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में लिखा, रॉ डाटा को आपने ग्राफिकल फॉर्म में लिखा। जब रॉ डाटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में आएगा, उसको फिर हम ग्रुप डाटा भी कहते हैं। So this is also known as group data. अभी मैं बताऊंगा इसको हम ग्रुप डेटा क्यों कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म जो होती है, जब आप एक किसी डेटा को टेबलर फॉर्म में डिफाइन करते हैं, तो दैट इज नोन एज ग्रुप डेटा। अच्छा, टेक्सचर फॉर्म आजकल बहुत कम यूज किया जाता है। जस्ट लाइक जैसे चेक बुक होती है आपकी, तो चेक बुक है आपके पास, तो चेक बुक में आपके पास होते हैं पे लिखा होता है पहले, ठीक है, उसके बाद रुपीज लिखा होता है, और यहाँ पे एक बॉक्स होता है, उसमें रुपीज होते हैं, यहाँ पे रुपीज लिखा होता है। तो इस यहाँ पे आपने अगर 10,000 का आपने चेक जो है वो कैश करवाना है, तो यहाँ पे आप लिखते हैं 10,000 ओनली। मतलब आप अपने न्यूमेरिकल फिगर को टेक्स्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, जस्ट लाइक सिक्योरिटी पर्पस। तो टेक्सचर फॉर्म को सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जैसे चेक बुक के ऊपर हम कोई भी अमाउंट का अगर चेक कैश करवाना चाहते हैं,
तो हम उसका लास्ट में टेक्सचर फॉर्म भी लिखते हैं, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट होती है चेक बुक की, तो हमें लिखना पड़ता है, जितनी भी अमाउंट होते हैं उसको वर्डिंग में लिखना पड़ता है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे एडमिशन फॉर्म होते हैं यूनिवर्सिटीज के, जहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ वर्डिंग में लिखनी पड़ती है। बहुत से ऐसे फॉर्म है जहाँ पे आपका जो पर्सनल डाटा जहाँ से कलेक्ट किया जाता है ना, तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो एडमिशन देते हुए आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जो एज है, वो न्यूमेरिकल वैल्यूज में भी पूछते हैं, और साथ में लिखा होता है इन वर्डिंग, उसको आप वर्डिंग में भी लिखें। तो जब वर्डिंग में आप लिखते हैं ना, इट्स मीन आप अपने डाटा को टेक्सचर फॉर्म में लिखें। तो इसका यूज बहुत कम है, इसका यूज बस सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो है वो यूज किया जाता है, कहीं कहीं यूज किया जाता है, हर जगह भी यूज नहीं किया जाता। जो ज्यादातर टाइप जो है इन तीनों में, जो ज्यादातर टाइप यूज की जाती है वो है डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म, और जो सबसे अच्छा मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। देखो दोनों की वर्डिंग डिफरेंट है। जो टाइप सबसे ज्यादा यूज की जाती है वो डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म है। जो टाइप सबसे अच्छा आंसर प्रोवाइड करता है वो ग्राफिकल फॉर्म। देखो हमारे यहाँ नहीं होता, बट इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल्स पे जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, वहां पे अगर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है, पहले उसका ग्राफ ड्रॉ किया, पहले उसका ग्राफ बनाया जाता है, प्रॉब्लम का ग्राफ बना के उसको डिफाइन करते हैं, उसके बाद जो है उसका जो भी सोल्यूशन होता है उसकी तरफ पहले ग्राफ। क्योंकि ग्राफ में आपके पास जो चीज होती है वो एज कंपेयर टू वर्ल्डिंग, एज कंपेयर टू न्यूमेरिकल वैल्यूज, एज कंपेयर टू मॉडल, ग्राफ आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पहले देखें ना, पूरा तो 3-4 घंटे का आप मैच देख लें और उसका ग्राफ देख लें, 4 घंटे का मैच और 4 घंटे के मैच का ग्राफ देख लें, ग्राफ देख लें, ग्राफ के अंदर आपको पूरे 4 घंटे के मैच की समरी नजर आ जाएगी। तो ग्राफिकल मेथड इज द बेस्ट मेथड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अक्सर ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाते, ग्राफिकल मेथड इज द बेस्ट मेथड टू रिप्रेजेंट द डेटा। बट होता क्या है, जब हम स्टैट्स के प्रॉब्लम करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म, हम अपने प्रॉब्लम को डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट ये कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म इज द बेस्ट मेथड। नो, बेस्ट मेथड जो है ग्राफिकल मेथड है, जिसमें हम अपने डाटा को अच्छे तरीके के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम यूज करते हैं, इसको हम ज्यादातर यूज करते हैं, बट इट इज नॉट अ गुड मेथड, इट इज नॉट अ बेस्ट मेथड। बेस्ट मेथड ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम आते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की तरफ, क्योंकि ये तो हमारे उसमें नहीं है, अब तो इसको यूज भी नहीं किया जाता है। इसको अगर यूज किया भी जाता है तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ का इसका यूज किया जाता है। तो इसको हम ज्यादा डिटेल में लेके जाएंगे, ठीक है। ज्यादा हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन को और ग्राफिकल फॉर्म, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या होता है। वैसे तो मैंने एक आपको हल्का सा आइडिया दे दिया, लाइट सा, कि जब हम किसी डाटा को टेबलर फॉर्म में डिफाइन करते हैं तो ऐसे डाटा को हम डिस्ट्रीब्यूशन डाटा कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म का डाटा कहते हैं। फिर फर्दर ये दो टाइप होते हैं, एक कॉन्टिन्यूस होता है, एक डिस्क्रीट होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ है, अब हम उसकी तरफ आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड फिर फर्दर दो टाइप का होता है, एक को हम कहते हैं डिस्क्रीट
पहले हम फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर लें, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। और फिर हम उसको डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, द टोटल numbers of observed point in a particular range, or the repetition of the observed point in particular data. Just like अगर मैं बात करूं, this is a campus, this is a ICMAP campus in which there is a classroom number 1, classroom number 2, classroom number 3, classroom number 4, classroom number 5, classroom number 6, and there are students which are sitting in different classrooms. So my question is that how many students are there in ICMP now? How many students? IC. तो क्या करेंगे, हम जाएंगे इस क्लासरूम में, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट करेंगे, इस क्लासरूम में जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट करेंगे, इस क्लासरूम में जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट करेंगे, एंड सो ऑन। हर क्लास के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट करके हम कहेंगे कि इस टाइम आईसीएमए के अंदर 100 स्टूडेंट्स। ओके, दिस इज नोन एज टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब पूरे आईसीएमए के अंदर टोटल ऑब्जर्व पॉइंट कितने हैं, इसको हम टोटल फ्रीक्वेंसी। ओके, अब टोटल फ्रीक्वेंसी को हमने छोटी छोटी क्लासेस में डिफाइन कर दिया। अब मैं कहता हूं इस क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, हमने काउंट किया इसमें 15 है, हमने काउंट किया इसमें 25 है, हमने काउंट किया इसमें 30 बैठे हुए, हमने काउंट किया इसमें 5 बैठे हुए, हमने काउंट किया इसमें 15 बैठे हुए, हमने काउंट किया इसमें 10 बैठे। तो मैं कहता हूं कि इस क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं। अब देखिए एक आईसीएमपी है, अब हम उसके अंदर जा रहे हैं। अब उसके अंदर जाके हमने इस रेंज के अंदर देखा, इस क्लासरूम के अंदर देखा, इस क्लासरूम के अंदर कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, दैट इज 15। तो ये कहलाती है क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी, ये भी क्लास फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ये भी क्लास फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जैसे मैंने डेफिनेशन लिखी है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्व पॉइंट इन अ पर्टिकुलर रेंज। पर्टिकुलर रेंज के अंदर, पर्टिकुलर रेंज के अंदर कितने ऑब्जर्व पॉइंट्स हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। पर्टिकुलर रेंज के अंदर कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया कि किसी भी एक रेंज के अंदर कितने ऑब्जर्व पॉइंट लाई कर रहे हैं, उसको हम उस रेंज की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी अब दो तरह की मैंने आपके सामने डिफाइन की है, एक टोटल फ्रीक्वेंसी, एक क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है, टोटल के अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स बना दिया, छोटी छोटी इंटरवल्स बना दिए, छोटी छोटी क्लासेस बना दी, छोटे छोटे रेंज बना दिया।
कि एक क्लासरूम की रेंज यहाँ से यहाँ तक है, इसमें कितने, एक क्लासरूम की रेंज यहाँ से यहाँ तक है, उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, एक क्लासरूम की रेंज यहाँ से यहाँ तक कितने स्टूडेंट्स हैं, एंड सो। मतलब पूरे डेटा के अंदर छोटे छोटे आपने पैचेस बनाए, फिर उन पैचेस की फ्रीक्वेंसी वो कहलाती है क्लास फ्रीक्वेंसी। हम और भी पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी की टाइप को, कोमोलेटिव फ्रीक्वेंसी भी पढ़ेंगे, ये फर्दर डिफाइन करूंगा कि उनमें क्या डिफरेंस होते हैं। फिलहाल मैंने आपको बताया टोटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है और उसके अंदर क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होता है। आप यूं भी कह सकते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल क्लास फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ ऑल क्लास फ्रीक्वेंसी। इसकी क्लास फ्रीक्वेंसी, इसकी क्लास फ्रीक्वेंसी। अजानो जी मैं बताता हूँ आपसे। ओके जी, हम बात कर रहे थे फ्रीक्वेंसी की और मैंने अभी आपके सामने दो टाइप की फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया है। एक को डिफाइन किया है टोटल फ्रीक्वेंसी और दूसरी को डिफाइन किया है क्लास फ्रीक्वेंसी। तो पहले तो आप डिफरेंशिएट कर लें बिटवीन क्लास फ्रीक्वेंसी एंड टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि आपके कंप्लीट डेटा के अंदर टोटल ऑब्जर्व पॉइंट कितने, कंप्लीट डेटा के अंदर, कंप्लीट आईसीएमए के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। और क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है, उस कंप्लीट डेटा के अंदर आपने छोटे छोटे इंटरवल बना दिए, उन छोटे छोटे इंटरवल्स के अंदर कितने ऑब्जर्व पॉइंट है, वो उस पूरे डेटा की क्लास फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और सम ऑफ ऑल क्लास फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टोटल फ्रीक्वेंसी। अगर आप इस क्लास की फ्रीक्वेंसी, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी एंड सो ऑन, हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को अगर आप ऐड करते हैं, सम अप करते हैं, तो वो आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा और भी टाइप मैंने आपको बताया, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। वो मैं आपको फर्दर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस वक्त बताऊंगा कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसको कहाँ पे यूज किया जाता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसको कहाँ पे यूज किया जाता है। अच्छा, एक तो डेफिनेशन होगी फ्रीक्वेंसी की, ये जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। जो दूसरी डेफिनेशन है वो देखें कि किसी भी डेटा के अंदर कोई भी पॉइंट अगर रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसकी जो रेपिटेशन है, नंबर ऑफ रेपिटेशन, उसको भी हम डेटा की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे 1 2 3 लिखा हुआ है और इसको मैंने जैसे अभी अभी डिफाइन भी किया था पिछले एग्जांपल के अंदर, 1 2 3। तो 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4। 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसको भी हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये एक पर्टिकुलर नंबर की फ्रीक्वेंसी हो गई, ये एक पर्टिकुलर नंबर की फ्रीक्वेंसी। मतलब इस डेटा के अंदर 1 कितने टाइम्स है, इस डेटा के अंदर 2 कितने टाइम्स है, इस डेटा के अंदर 3 कितने टाइम्स है। तो ये एक पर्टिकुलर नंबर की फ्रीक्वेंसी हो गई।
यहां पे हमने एक क्लास की फ्रीक्वेंसी डिफाइन की। मतलब क्लास का मतलब क्या हो गया, उसकी एक रेंज है, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स। और यहाँ पर हम किसी एक नंबर की फ्रीक्वेंसी को देखते हैं पूरे डाटा के अंदर, 1 कितने टाइम आया हुआ है, 2 कितने टाइम आया हुआ है, 3 कितने टाइम आया हुआ है, एंड सो। तो नो डाउट इसको भी हम एक एक नंबर की फ्रीक्वेंसी देते हैं, ये भी फ्रीक्वेंसी होती है, ये भी फ्रीक्वेंसी। डेफिनेशन सेम है, पर्टिकुलर रेंज के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्व पॉइंट, पर्टिकुलर रेंज के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्व पॉइंट, पर्टिकुलर रेंज के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्व पॉइंट ऑफ 1, ऑब्जर्व पॉइंट ऑफ 2, ऑब्जर्व पॉइंट ऑफ 3। मतलब डेफिनेशन सेम हो गई कि एक रेंज के अंदर कितने ऑब्जर्व पॉइंट लाई कर रहे हैं। अगर आप उनकी रेंज डिफाइन करते हैं, उनकी लिमिट डिफाइन करते हैं, यहां से लेकर यहां तक, वो भी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और अगर आप हर नंबर को अलग अलग चेक करते हैं, हर नंबर की अलग अलग फ्रीक्वेंसी को भी आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गई फ्रीक्वेंसी। नाउ कम्स टू द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने आपको बता दिया कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जब आप अपने डाटा को टेबलर फॉर्म में डिफाइन करते हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जब आप अपने डाटा को टेबलर फॉर्म में डिफाइन करते हैं विद देयर फ्रीक्वेंसीज। आपका डाटा है, आपने डाटा को उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ डिफाइन किया। नाउ दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको इसमें फ्रीक्वेंसी का कॉलम नजर आ रहा है तो दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डाटा डाटा एक्स है ना, ये आपका एक्स डाटा है, इसको हम एक्स कह देते हैं, ये आपका एक्स डाटा है। तो डाटा को आपने उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ लिखा हुआ है, टेबलर फॉर्म में है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फर्दर हम पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ेंगे, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारी टाइप्स के होते हैं। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया कि आप अपने डाटा को टेबलर फॉर्म में ला रहे हैं, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगर उस टेबल के अंदर फ्रीक्वेंसी आ गई तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। अगर उसमें आगे हम पढ़ेंगे उसमें प्रोबेबिलिटीज आ गई तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। अगर उसमें सैंपल्स का मीन आ गया तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। तो 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन हम स्टेट में पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों की जो इनिशियल डेफिनेशन है वो सेम है कि जब आप अपने डाटा को डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म मतलब टेबलर फॉर्म में डिफाइन करेंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। अब अगर वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपको उसमें फ्रीक्वेंसी का कॉलम नजर आएगा, डाटा उनकी फ्रीक्वेंसी। बाकी जो टाइप्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन की वो हम आगे पढ़ेंगे जो। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, एक ऐसा डाटा जो उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ टेबलर फॉर्म में डिफाइन किया जाएगा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर ये दो तरह का होता है, एक को हम कहते हैं डिस्क्रीट, एक को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट क्या है, जब आपका डाटा जो होगा उसमें डेसिमल नहीं होगा, जैसे 1 2 3 विदाउट डेसिमल, इसको हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इस डाटा को, इस डिस्ट्रीब्यूशन को, इस टेबल को हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्योंकि अब हम आ रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह का होता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह का हो गया, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। ये डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस वही है जो हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, कि विदाउट डेसिमल और ये विद डेसिमल। तो विदाउट डेसिमल का मतलब क्या हो गया, 1 है, 1 के बाद 2 आ रहा है, 1 और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं है। 2 के बाद 3 आ रहा है, 2 और 3 के बीच में कोई नंबर नहीं है।
क्योंकि हमें पता है ना रियल नंबर्स के ऊपर, अगर हम रियल लाइन की बात करते हैं, ये 1 है, ये 2 है, तो रियल लाइन के ऊपर हम देखते हैं 1 और 2 के दरमियान इनफाइनाइट नंबर होते हैं। इनमें 1.5 भी आता है, इनमें 1.1 भी होता है, इनमें 1.2 भी होता है, इनमें 1.8 भी होता है, इनमें 1.9 भी होता है, बहुत सारे नंबर होते हैं। अगर दो नंबर के बीच में हम नंबर की काउंटिंग करते हैं तो ये देखें सारे के सारे आपके पास डेसिमल फॉर्म में आएंगे। तो डेसिमल फॉर्म क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस, ये हम पहले बता चुके हैं। और अगर सिर्फ और सिर्फ हमने 1 से 2 पे जाना है, जस्ट लाइक दिस वन, 1 से 2 पे जाना है, तो ये आपका डिस्क्रीट नंबर हो गया। 1 और 2 के बीच में क्या है? वो कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो अगर मैं इसी तरह की एक एग्जांपल डिफाइन करूं आपके सामने, इसी तरह की मैं आपके सामने एक और एग्जांपल डिफाइन करूं जिसमें हमारे पास जो डाटा है वो डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं होगा। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ एक डाटा आपके सामने, जस्ट लाइक दिस वन, 1 to 9, 10 to 19, 22, 22, 29, 32, 39, 42, 49, 52, 59, 62, 69। और यहाँ पे मैं इनकी फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर देता हूँ, 10, 12, 18, 13, 8, 7, 1। और एक डाटा आपके सामने ये है, जस्ट लाइक 1, 2, 3, 4, 5, ये उनकी फ्रीक्वेंसी आ गई 3, 3, 1, 2। So this is known as frequency distribution क्योंकि डाटा उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ है। This is known as frequency distribution क्योंकि डाटा उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ। दोनों टेबलर फॉर्म में दिए हुए, तो दोनों आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। So this is known as discrete frequency distribution and this is known as continuous frequency distribution. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अब आप कहेंगे सर इसमें तो डेसिमल है ही नहीं, इसमें भी तो होल नंबर है, तो इसको कॉन्टिन्यूस क्यों कह रहे हैं? इसको डिस्क्रीट कह रहे हैं क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है। 1 विदाउट डेसिमल है, 2 विदाउट डेसिमल, 3 विदाउट डेसिमल, 4 विदाउट डेसिमल, 5 विदाउट डेसिमल, सो दे आर डिस्क्रीट नंबर। तो डिस्क्रीट नंबर जब फ्रीक्वेंसी के साथ होगा, ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। इट्स ओके। यहां पे तो कोई डेसिमल नहीं है, यहां पे इसको क्यों कॉन्टिन्यूस कह रहे हैं? यहां पर उसने क्या काम किया है, यहां पर एक डाटा था 0 से लेकर 69 तक, बहुत सारे पॉइंट्स थे इसमें। हमने क्या किया, इस डाटा को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे पार्ट्स, जिन पार्ट्स को हम कहते हैं ग्रुप्स, जिनको हम कहते हैं क्लासेस, जिनको हम इंटरवल भी कहते हैं, ग्रुप्स, क्लासेस, इंटरवल। हमने क्या किया, पूरे डाटा को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जस्ट लाइक 0 से 9 तक एक पार्ट बना लिया, 10 से 19 तक एक पार्ट बना लिया, 20 से 19 तक एक पार्ट बना लिया, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से। और फिर जैसे हमारा डाटा था रॉ डाटा, उसके अंदर से हमने ऑब्जर्व किया इस रेंज के अंदर कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, इस रेंज के अंदर कितने ऑब्जर्व पॉइंट हैं, इस रेंज के अंदर कितने ऑब्जर्व पॉइंट्स हैं, एंड सो ऑन। हमने उनकी फ्रीक्वेंसी। अब हमारी क्लास कहां से शुरू हो रही है? 0 से, और कहां पे जा रही है? 9 पे। अब इनके बीच में कौन कौन से नंबर होंगे? 0 के बाद 0.1, 0.2, 0.3, फिर 1 आएगा, फिर 1.1 आएगा, 1.1, फिर 2 आएगा, फिर 2.1 आएगा, फिर 2.2।
3 आएगा, 3.1 होगा, 3.4 आएगा, 4.5, 6, मतलब कितने सारे नंबर्स होंगे जो इनके बीच में। यहाँ पे तो नहीं है ना रेंज, यहाँ पे तो एक नंबर 1 है, उसके बाद फॉरन 2 आ गया, फिर 3 आ गया, तो दीज आर कॉल्ड डिस्क्रीट नंबर। यहाँ पे दिया है 0 से 9 के बीच में, अब बीच में तो कुछ भी आ सकते हैं, बीच में तो आपके होल नंबर भी आएंगे, बीच में तो आपके डेसिमल भी आएंगे। और मैंने आपको बताया था कि अगर डाटा के बीच में डेसिमल फॉर्म आ गए तो वो डाटा आपका कॉन्टिन्यूअस। अब ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है कि जब भी आपके पास क्लासेस का डाटा होगा, ग्रुप्स का डाटा होगा, वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस डाटा होगा। ऐसा डाटा जिसमें ग्रुप्स बने हुए होंगे, ऐसा डाटा जिसमें क्लासेस बनी होंगी, ऐसे डाटा को कॉन्टिन्यूअस डाटा। अगर उस डाटा को टेबलर फॉर्म में लिखा हुआ है और टेबलर फॉर्म में उस डाटा के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी को भी डिफाइन किया हुआ है, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमने अपने डाटा को जो 0 से 69 तक था, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, इनकी तादाद कितनी होनी चाहिए? मतलब हमें हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो डाटा है हमने उसको कितने ग्रुप्स में डिवाइड करना है, कितनी क्लासेस में डिवाइड करना है? अब हम आते हैं इस पॉइंट। फिर अगर हमने हाउ मेनी क्लासेस, हाउ मेनी ग्रुप्स आर डिफाइन, अगर हमने डिफाइन कर लिए, तो फिर एक नंबर कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पे एंड होगा, मतलब इनके बीच में कितना डिफरेंस रखना है कि हमारा डाटा जो है वो हमारी 5 क्लासेस के अंदर, 6 क्लासेस के अंदर, 10 क्लासेस के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाए। अगर हम अपने डाटा को 10 क्लासेस में अरेंज करना चाहते हैं, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट 10 क्लासेस के अंदर अंदर आ जाए। फिर हम उसके लिए क्या क्या काम करेंगे, उसके लिए क्या क्या जो है टेक्निक यूज करेंगे। दो चीजें, हाउ मेनी क्लासेस आर देयर एंड व्हाट इज द gap, what is the width of each class, what is the size of each class, हर क्लास का साइज क्या रखेंगे। मतलब मैं यहाँ पे 0 से 8 भी तो ले सकता हूँ, 0 से 7 भी ले सकता हूँ, 0 से 6 भी ले सकता हूँ, 0 से 6 करके यहाँ पे 7 से शुरू कर दूँ, फिर यहाँ से 8 से शुरू कर दूँ, यहाँ से 9 से शुरू कर दूँ, ये भी तो किया जा सकता है। मैंने 0 से 9 क्यों लिखा, 0 से 9 क्यों लिखा मैंने, मैं यहाँ पे कोई और नंबर भी तो ले सकता था। फिर मैंने इसको 0 से क्यों स्टार्ट किया, मैं यहाँ पे कोई और नंबर भी तो ले सकता। तो दैट इज द डिफरेंट पॉइंट्स। तो हर क्लास के अंदर आपका जो स्मॉलेस्ट पॉइंट होता है उसको हम लोअर पॉइंट कहते हैं, और जो बिगर पॉइंट होता है उसको हम अपर पॉइंट कहते हैं। तो ये हर क्लास का ये लोअर पॉइंट होता है, ये अपर पॉइंट होता है। तो ये लोअर हो गया, ये लोअर हो गया, ये लोअर हो गया, ये लोअर पॉइंट हो गया, ये लोअर पॉइंट हो गया, ये लोअर पॉइंट, ये लोअर पॉइंट, ये अपर पॉइंट, ये अपर पॉइंट, ये अपर पॉइंट, ये अपर पॉइंट। तो हर क्लास के दो हिस्से होते हैं, एक उसका लोअर पॉइंट होता है, एक उसका अपर पॉइंट। लोअर पॉइंट बताता है कि क्लास आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, अपर पॉइंट ये बताता है कि क्लास आपकी यहाँ पे एंड हो गई। अगर नेक्स्ट क्लास डिफरेंट पॉइंट से शुरू होती है तो इसको हम क्लास इंटरवल कहते हैं। अगर नेक्स्ट क्लास उसी पॉइंट से स्टार्ट होती है तो इसको हम क्लास बाउंड्रीज कहते हैं। तो क्लासेस भी दो तरह की होती हैं, क्लास लिमिट्स, क्लास बाउंड्रीज। क्लास लिमिट क्या है, ये क्लास लिमिट्स, एक क्लास जहां पे एंड हुई है, नेक्स्ट उस पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो रही, डिफरेंट पॉइंट से स्टार्ट हो रही। और क्लास बाउंड्रीज क्या है, क्लास बाउंड्रीज ये है 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये आपकी क्लास बाउंड्रीज है। मतलब ये दोनों आपके पास सेम है।
ये मैं आपको फर्दर बताऊंगा कि क्लास लिमिट को कहाँ पे यूज किया जाता है, क्लास बाउंड्रीज को कहाँ पे यूज किया जाता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में आंसर का क्या डिफरेंस रहेगा। ये मैं आपको फर्दर जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्लास लिमिट में और क्लास बाउंड्रीज में क्या डिफरेंस है। और बाज़ औक़ात हम क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं, क्लास बाउंड्रीज को क्लास लिमिट बनाते हैं। ये डिफरेंट फार्मूलाज की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम यूज करते हैं। तो अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ। पहले हम रॉ डेटा उठाते हैं, फिर रॉ डेटा को क्लासेस के अंदर डिफाइन करेंगे, फिर उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, और फिर फर्दर उसमें जो जो चीज़ें हमने एनालाइज करनी है उसको एनालाइज करके इस टॉपिक को आहिस्ता आहिस्ता वाइंड अप करेंगे। अच्छा, टॉपिक को वाइंड अप करने से पहले, एग्जाम्पल को भी सॉल्व करने से पहले, मैंने यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस की थी कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे सामने जो एक रॉ डेटा दिया हुआ है। रॉ डेटा का मतलब मैंने आपको बताया, रॉ डेटा वो डेटा होता है जो क्लासेस में नहीं होता, क्लासेस में डिवाइड नहीं हुआ होता, मतलब एक वो ओरिजिनल डेटा होता है, उसको हम क्लास में डिफाइन करेंगे। तो रॉ डेटा अगर हमारे सामने पड़ा हुआ है तो उसके अंदर अगर 50 ऑब्जर्व पॉइंट है, 60 ऑब्जर्व पॉइंट है, 70 ऑब्जर्व पॉइंट है, 100 ऑब्जर्व पॉइंट है, 1000 ऑब्जर्व पॉइंट्स हैं, तो हम उसको कितनी क्लासेस में डिवाइड करेंगे, दैट इज अ पॉइंट। फिर अगर हमने नंबर ऑफ क्लासेस डिफाइन कर दी तो हर क्लास का साइज क्या रखेंगे, दैट इज द सेकंड पॉइंट। तो ये दो पॉइंट हैं जिनकी बेस को हम लेकर अपने रॉ डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कन्वर्ट कर, रॉ डेटा को डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म के अंदर, रॉ डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट कि हम अपने डेटा को कितनी क्लासेस में डिवाइड करेंगे, एंड सेकंड पॉइंट, हम अपने डेटा को जो क्लासेस में डिफाइन कर रहे हैं उसमें हर क्लास का साइज क्या रखें। नाउ कम्स टू द पॉइंट। मैं आपके सामने जो है एक पहले एग्जांपल लेता हूँ, और फिर जो है उसको हम सॉल्व करेंगे, और उसके अंदर जैसे जैसे जो चीजें आती जाएंगी वो मैं फिर आपको साथ साथ डिफाइन भी करता हो जाऊंगा। ओके जी, ये एक एग्जांपल है। अच्छा, ये एग्जांपल मैं आपको जो है पीडीएफ में भी सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ तो मैं नोट लिख रहा हूँ, तो ये मैं आपको एग्जांपल की पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूंगा। द फॉलोइंग डेटा shows the number of hours spent in working by 50 workers for period of a month in a certain factory. ओके, उसके बाद डेटा दिया हुआ है। थोड़ा टाइम लगेगा इस डेटा को लिखने में। 110, 165, 130, 103 and 140, 175, 133, 156, 204, 144, 161,
195, 176, 167, 162, and 187, 157, 151, 124, 149, 184, 155, only 71, 164, 79, 197, 108, 94, 146, 113, 87, 164, 87, 116, 69, and 40, 128, 42, 149, 121, 122, 114, 30, 104, 93, and 203, 178, 62, 141, 143, 148. ओके, अब हमें क्या काम करना है? कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अबव डेटा। हमने इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। कंप्यूट द क्लास boundaries and class marks of each class. Then construct the cumulative frequency distribution for more than and less than. D part, construct the relative frequency distribution. So इसको हमने अब कंप्लीट करना है। आज की क्लास में तो नहीं हो सकेगा, बहरहाल जितना हो सकेगा हम आज करेंगे, बाकी इसको कल कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा एक प्रॉब्लम है, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ओके जी, फर्स्ट पार्ट है इसका हमारा, जिसको हमने सॉल्व करना है, वो है हमारा कि हमने अपने इस डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डिफाइन करना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया कि ये रॉ डेटा है, इसको हमने टेबल के अंदर लेके जाना है, और टेबल के अंदर ले जाने की जारी बात है, एक बहुत बड़ा डेटा है, 50 पॉइंट्स हैं इसमें, 50 ऑब्जर्व पॉइंट हैं। तो 50 ऑब्जर्व पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 तो नहीं लिख सकते डाटा को टेबल के अंदर, तो इसको हम छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर डिफाइन करेंगे। अब हमने इसके ग्रुप बनाने हैं। तो 50 पॉइंट्स का डाटा है, इसके कितने ग्रुप बनेंगे, इसकी कितनी क्लासेस बनेंगी? एक पॉइंट ये हो गया, और फिर हर क्लास का साइज क्या लें, दूसरा पॉइंट ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें कि इस डेटा के अंदर हमारे पास सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा? सबसे लोएस्ट पॉइंट आप देखिएगा, इसको मैं इंडिकेट कर रहा हूं, दैट इज द लोएस्ट पॉइंट। एंड सबसे हाईएस्ट पॉइंट इस डेटा का क्या है? दैट इज 204। ओके, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड पर। पार्ट ए को हम सॉल्व कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
इसके लिए हमने देखा सबसे लोएस्ट पॉइंट डेटा का, लोएस्ट पॉइंट दैट इज 30, सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है, दैट इज 2 ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आप निकालेंगे इस डेटा का रेंज। रेंज का फार्मूला होता है हाईएस्ट पॉइंट माइनस लोएस्ट। ओके, हाईएस्ट पॉइंट क्या है 204, लोएस्ट पॉइंट क्या है 30, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 170। ओके जी, 174 is known as range of the data। तो ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है कि अगर किसी डेटा का लोएस्ट पॉइंट 30 हो, हाईएस्ट पॉइंट 204 हो, तो उस डेटा का रेंज क्या हो। तो रेंज इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डेटा। ये रेंज की डेफिनेशन होगी, मेरे हैंडआउट में लिखी है, आप पढ़ लीजिएगा वहां पर। Range is defined as that is the difference between highest and lowest value of the data। Okay, उसके बाद एक और फार्मूला है हमारा, ये भी हमारा फार्मूला हो गया जिसको हमने यहाँ पे यूज किया रेंज का। एक और फार्मूला है हमारे पास to compute the number of classes, total numbers of classes, 1 plus 3.322 log of। ये फार्मूला क्या बताएगा, ये फार्मूला में ये बताएगा कि हमारे पास अगर एक डेटा के अंदर 50 ऑब्जर्व पॉइंट हैं, उसकी हम टोटल कितनी क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस। तो n का मतलब हो गया कि डेटा के टोटल ऑब्जर्व पॉइंट कितने हैं। तो यहाँ पे टोटल ऑब्जर्व पॉइंट रखें 1 प्लस 3.322 लॉग ऑफ 50। इसको सॉल्व करें, लॉग 50 कहाँ से निकालें और उसको 3.322 से मल्टीप्लाई करते हैं। लॉग 50 आपके पास आ रहा है 1.699 इंटू 3.322 प्लस, तो ये ओवरऑल आंसर आ रहा है आपके पास 6.64। इसको आप राउंड ऑफ कर दें, ये बन गया सही। ये आपको बता रहा है कि आप अपने डेटा की टोटल क्लासेस कितनी ले सकते हैं। ये डेटा का रेंज बता रहे हैं, ये डेटा के टोटल नंबर ऑफ क्लासेस को डिफाइन कर रहा है। अब ये भी आपका एमसीक्यूज आ सकता है कि अगर एक डेटा के अंदर 50 ऑब्जर्व पॉइंट हैं, उसकी हम कितनी क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जितने भी ऑब्जर्व पॉइंट्स हैं उसका लॉग लें, इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 के अंदर उसको ऐड कर दें, जो भी आंसर आ रहा है उसको राउंड ऑफ फिगर कर दें। 6.64 है तो इसको मैंने 7, मैं इस डेटा की 7 क्लास डिफाइन कर सकता हूं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नंबर ऑफ क्लासेस तो हमारे पास आ गए, अब हमें देखते हैं कि हर क्लास का साइज क्या है। तो साइज के लिए हम एक और फार्मूले की तरफ आते हैं। साइज ऑफ ईच
क्लास, इसको हम एच के साथ, इसका फॉर्मूला होता है रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। रेंज ये जो आपने निकाला है और नंबर ऑफ क्लासेस जो ये निकाला है, इसको इस फॉर्म में पुट करते हैं, आपके पास हर क्लास का साइज आ जाएगा जिसको हम एच के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 174/7। तो ये आपके पास राउंड ऑफ होके आंसर आ रहा है 24.85। तो ये राउंड ऑफ हो गया, तो ये आपके पास आ गया एच। ओके, मुझे ये भी पता चल गया कि मुझे इस डेटा को कितनी क्लासेस के अंदर डिफाइन करना है। मुझे ये भी पता चल गया कि हर क्लास का साइज क्या रखते हैं, और मुझे ये भी पता चल गया कि क्लास का लोएस्ट पॉइंट क्या है, क्लास का हाईएस्ट पॉइंट। अब मैं इस डेटा को क्लास में डिफाइन करूंगा। इसका आप ले लें स्क्रीनशॉट। तो मैं डेटा रेज नहीं कर रहा क्योंकि डेटा को मुझे काउंट करना है, तो डेटा में रेज नहीं कर रहा, बाकी सब चीजें मैं इरेज कर। ये फार्मूला जो भी मैंने लिखे है ना, ये सारे मेरे हैंडआउट में लिखे, ठीक है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। ओके जी, एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैंने कहा था क्लासेस दो तरह की होती हैं, क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्रीज। तो पहले पहले आप लिमिट्स को डिफाइन करें, क्लास लिमिट्स को। जब भी आप डाटा को क्लासेस के अंदर डिफाइन करते हैं तो पहले पहले आप उनकी क्लास लिमिट्स को डिफाइन करते हैं और उसके बाद उनकी फ्रीक्वेंसी। क्लास बाउंड्रीज को पहले डिफाइन नहीं किया जाता, ये ध्यान में रखिएगा। क्लास बाउंड्रीज एज पर रिक्वायरमेंट, अगर रिक्वायरमेंट है तो क्लास बाउंड्रीज कंप्यूट करेंगे, अदरवाइज क्लास लिमिट्स। ओके, हमारा सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या था 30। ये गौर से देखिएगा आपने क्या करना है। 30 आपका लोएस्ट पॉइंट था, आपने पहली क्लास 30 से स्टार्ट की, ठीक है। अब आपका एच क्या था, एच जो आपने भी निकाला साइज ऑफ क्लास, वो क्या था, वो आपका था 25। आप इस एच को इसमें ऐड करें। अभी ये पॉइंट नहीं लिख रहे हम सारी क्लास के लोअर पॉइंट लिख रहे हैं। लोअर पॉइंट कैसे लिखेंगे, पहला लोअर पॉइंट आपने उठाया पूरे डेटा का सबसे लोएस्ट पॉइंट 30 उठाया, उसमें एच को ऐड करें। जब एच को ऐड करेंगे ये बन जाएगा 55। फिर दोबारा इसमें एच ऐड करें, फिर एच ऐड करें, फिर एच ऐड करें, फिर एच ऐड करें, फिर एच ऐड करें, और फिर एच ऐड। क्या किया मैंने, दोबारा देखिएगा। मैंने डाटा का सबसे लोएस्ट पॉइंट उठाया और जो भी एच की वैल्यू थी उसको लोएस्ट पॉइंट में ऐड किया, फिर ऐड किया, फिर ऐड किया, फिर ऐड किया, एच को ऐड करता गया और वहां तक ऐड किया जब तक मैं हाईएस्ट पॉइंट तक नहीं पहुंचा। हाईएस्ट पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता, मैं एच को ऐड करता हूँ। ओके, अब आपने क्या करना है, इसमें से 1 को माइनस कर देना है। इस पॉइंट में से 1 को माइनस करके यहाँ पे लिख देते हैं। 1 क्यों माइनस करें, क्योंकि इस डेटा में कोई डेसिमल नहीं है, इसलिए 1 को माइनस किया। अगर इसमें डेसिमल होता तो फिर हम 1 को माइनस नहीं करेंगे, फिर किसको माइनस करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इस डेटा के अंदर कोई डेसिमल नहीं है,
क्लासेस बनाते हुए आपने इस पॉइंट में से 1 को माइनस करना है, इसमें से 1 को माइनस करना है, इसमें से 1 को माइनस करना है। अगर डेसिमल नहीं है, अगर डेसिमल है तो फिर क्या करेंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो अभी फिलहाल हमारे पास डेसिमल नहीं है, तो मैंने इसमें से 1 को माइनस किया, 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 इसमें से 1 को माइनस किया। 204 मेरा लास्ट पॉइंट था, मैं 205 पे नहीं जाऊंगा। अब जरा आप नंबर ऑफ क्लासेस काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7। वो जब हमने फॉर्मूले से नंबर ऑफ क्लासेस को कंप्यूट किया था, देखिए 7 क्लासेस आ 7 क्लासेस के अंदर अंदर आपका पूरा डेटा, और हर क्लास का साइज क्या रखा, अब इनकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर लें। 30 से 54, 30 से 54 कितनी वैल्यूज हैं, ऑब्जर्व वैल्यू। फर्स्ट कॉलम में कोई नहीं है, सेकंड कॉलम में कोई नहीं है, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम, सेवंथ कॉलम में 40 आ गया। 1 2 there are 2 observe value। दोबारा एक दफा चेक कर लें, 30 जी, और कोई वैल्यू नथिंग। देयर आर 3 ऑब्जर्व वैल्यूज। इस क्लास के अंदर 30 से लेकर 54 तक इसके अंदर टोटल ऑब्जर्व पॉइंट कितने आ रहे हैं, जिनको मैंने क्रॉस आउट किया, 1 2 3। देयर आर 3 ऑब्जर्व पॉइंट्स। सिमिलरली नेक्स्ट क्लास 55 से 79, इसमें देखें कितने पॉइंट्स हैं ऑब्जर्व पॉइंट, 55 से 79। 1 2 3 4। देयर आर 4 ऑब्जर्व पॉइंट्स। उनको क्रॉस भी करते जाएं ताकि दोबारा काउंटिंग में ना आ जाए। ओके, नेक्स्ट क्लास देखिएगा 82 104। कितने ऑब्जर्व पॉइंट आ रहे हैं, 82 104। 1 2 3 4 5 and 6। there are 6 observe points। 105 से 129 तक कितने ऑब्जर्व पॉइंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। there are 9 observe points। नेक्स्ट क्लास देखिएगा 132 154। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। there are 11 observe points।
ओके, नेक्स्ट क्लास है 155 से 179। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। इसकी भी 11 हो गई। एंड बाकी रिमेनिंग कितनी बच गई? 1 2 3 4 5 6। अब जरा आप इनका टोटल फ्रीक्वेंसी निकाल लें, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। इसको हम समेशन एफ लिखेंगे। ये नोटेशन हम यूज करते हैं टोटल के लिए। इन सब का सम कर लें, आप देखिएगा ये आपको 50 मिलेगा। अगर 50 है तो आपकी काउंटिंग सही है, अगर 50 नहीं है तो आपने कोई मिस्टेक की है, उसको चेक कर लें। तो ये आपका पार्ट ए सॉल्व हो गया। पार्ट ए सॉल्व करने के लिए आपने क्या क्या चीजें कंप्यूट की? रेंज, साइज ऑफ क्लास एंड नंबर ऑफ क्लासेस। पार्ट ए को सॉल्व करने के लिए आपने इन तीन चीजों को कंप्यूट किया। ओके, ओवरऑल ये कहा जाता है कि अगर कोई डेटा स्मॉल ऑब्जर्व पॉइंट्स के, स्मॉल ऑब्जर्व पॉइंट्स, आप उसमें 6 to 8 क्लासेस डिफाइन कर सकते। ये आपको नेट पे भी मिल जाएगा। अगर आप नेट पे भी सर्च करते हैं ना कि हाउ मैनी number of classes can be defined in a small observed point data, आप देखें नेट में आपको क्या मिलता है। इंटरनेट पे भी आपको यही मिलेगा। हम उस डेटा को 6 क्लास में भी डिफाइन कर सकते हैं, हम उस डेटा को 7 क्लासेस में भी डिफाइन कर सकते हैं, हम उस डेटा को 8 क्लासेस के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, स्मॉल ऑब्जर्व पॉइंट्स का मतलब क्या हो गया? स्मॉल ऑब्जर्व पॉइंट को कोई कहीं पर डिफाइन नहीं किया हुआ। वैसे 50 ऑब्जर्व पॉइंट हो गए, 60 ऑब्जर्व पॉइंट हो गए, 70 ऑब्जर्व पॉइंट हो गए, इनको हम स्मॉल ऑब्जर्व पॉइंट का डेटा कहते हैं। फिर जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी फिर 9 क्लासेस हो जाएंगी, 10 क्लासेस हो जाएंगी। तो ये अक्सर एमसीक्यू में भी आता है कि जब कोई डाटा स्मॉल ऑब्जर्व पॉइंट होता है तो उसमें हम मिनिमम मिनिमम कितनी क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं। तो उसका आंसर है 6 से 8। 6 क्लास में भी डिफाइन कर सकते हैं, 7 में भी डिफाइन कर सकते हैं, 8 में भी डिफाइन कर सकते हैं। और जो सबसे लार्जेस्ट पॉइंट का डेटा होता है उसमें हम 25 से 30 क्लासेस को डिफाइन करते हैं। लार्जेस्ट डेटा, ये भी एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाता है। अगर कोई ह्यूज डेटा है, इसके अंदर थाउजेंड्स में पॉइंट्स हैं, लैक्स में पॉइंट हैं, उसको अगर हम क्लासेस में डिफाइन करना चाहते हैं तो उसमें हम मैक्सिमम कितनी क्लासेस को डिफाइन कर सकते हैं। ये मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम हो गया। तो मैक्सिमम किसी भी डेटा को अगर आपने क्लास में डिफाइन करना है तो 25 से 30 से ज्यादा क्लासेस का कोई डेटा नहीं होता। 6 से कम कोई डेटा नहीं होता। 6 क्लासेस से कम कोई डेटा नहीं होता। 6 क्लासेस से स्टार्ट होते हैं, 6 क्लासेस, 7 क्लासेस, 8 क्लासेस एंड सो। और अगर ये चीज आप फॉलो नहीं करते तो आप अपना फार्मूला फॉलो करें, लॉग वाला फार्मूला। वो आपको बताएगा कि अगर आपके डाटा के अंदर 50 ऑब्जर्व पॉइंट है तो आप उसकी कितनी क्लासेस ले सकते हैं। अगर उसके अंदर 60 ऑब्जर्व पॉइंट है आप उसकी कितनी क्लासेस ले सकते हैं। उसके अंदर 80 ऑब्जर्व पॉइंट है आप उसकी कितनी क्लासेस ले सकते हैं। तो आपके पास डायरेक्ट फार्मूला भी है और ये लॉजिक भी है जिसके रिस्पेक्ट से आप अपनी क्लासेस को डिफाइन कर सकते हैं।
कभी कभी ना क्वेश्चन में लिख देते हैं कि ये डाटा है, इसको आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करें और 7 क्लासेस के अंदर लिखें। तो फिर हमें फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं होती, उसने बता दिया 7 क्लासेस के अंदर डाटा को डिफाइन करना है, 6 क्लासेस के अंदर डाटा को डिफाइन करना है, 8 क्लासेस के अंदर डाटा को डिफाइन करना है, या वो एच की वैल्यू बता देता है आपको। फिर हमें ये चीजें कंप्यूट करने की जरूरत नहीं होती, हम डाटा का लोएस्ट पॉइंट उठाते हैं, एच को उसमें ऐड कर देते हैं, जब तक हाईएस्ट पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते हम उसका एच ऐड करते हो जाते हैं, और एक एक काम करके उसके अपर पॉइंट लिख देते हैं, हमारे पास डाटा क्लास में डिफाइन हो जाते हैं। हम कोई फॉर्मूला भी यूज नहीं कर रहे, सिर्फ उसने बता दिया कि एच जो है वो आपने लेना है 30, हमने यहां से लोएस्ट पॉइंट उठाया 30, 30 को 30 में ऐड किया, 60 फिर ऐड किया, 90 फिर ऐड किया, 120 एंड सो ऑन, 30 30 30 ऐड करते गए जब तक हमारे पास 204 नहीं आया। फिर एक एक एलिमेंट को माइनस कर दिया, हमारे पास अपर पॉइंट्स आ गए। तो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट एक्सरसाइज के, ये मैं अभी आपको सेंड करूंगा पीडीएफ फॉर्म में, इस किस्म के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उसकी आपने प्रैक्टिस करें। इसका बी पार्ट, सी पार्ट, इसके जितने भी पार्ट बाकी रह गए हैं वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी मैं इसी क्वेश्चन का पीडीएफ और इसके साथ के जो सिमिलर एक्सरसाइज हैं उसका पीडीएफ मैं आपको सेंड करता हूँ, आप उसकी बैठ के एक दफा प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि कल जो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करूंगा तो ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए कि हम रॉ डाटा से ग्रुप डाटा के अंदर कैसे, रॉ डाटा से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कैसे, रॉ डाटा से कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे, और फिर कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्रीट कैसे बनाते हैं, ये फिर मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वन बाय वन करके बताऊंगा। फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्लास मार्क क्या होता है, क्लास बाउंड्रीज क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन करके नेक्स्ट क्लास में। तो अब मैं क्लास ऑफ होने के बाद इसके कुछ पीडीएफ फॉर्म के एक्सरसाइज सेंड करूंगा आपको, वो आपने बैठ के इसकी प्रैक्टिस करें। और एक और मेन पॉइंट जो मैंने आपसे डिस्कस करना था वो ये है कि हमारा इंशाल्लाह इसी वीक में, मे बी इसी वीक में इंशाल्लाह हमारा फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का जो एमसीक्यूज का हैंडआउट था वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और मे बी हम नेक्स्ट वीक से स्टैट्स का हैंडआउट एमसीक्यूज का स्टार्ट कर दें सैटरडे वाले दिन। तो मैथ्स हमारा कंप्लीट हो गया विद कंप्लीट एक्सरसाइज विद कंप्लीट एमसीक्यूज। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक में एक आपके लिए जो है छोटा सा एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट कंडक्ट कर रहा हूँ। मतलब कंडक्ट क्या कर रहा हूँ, मैं एक टेस्ट बना रहा हूँ, वो टेस्ट मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप से, आप ऑनेस्टली उसको खुद बैठ के सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं उसको चेक करूंगा और आपकी जो भी मिस्टेक्स होंगी वो आपको बता दूंगा। देखिए, टेस्ट की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो टेस्ट की भी प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए, नो डाउट। जब हमारा सिलेबस एंड हो जाएगा तो एंड पे मैं जाके आपको मॉक टेस्ट भी सॉल्व करूंगा, बट जैसे हमारा मैथ्स कंप्लीट हो गया है तो पूरे कंप्लीट मैथ्स के एमसीक्यूज का एक छोटा सा टेस्ट मैं आपको सेंड करूंगा ग्रुप्स में। आपने बी ऑनेस्टली, हमारी क्लास ऐसे चलती रहेगी, रेगुलर क्लास चलती रहेगी, क्लास के अलावा ऑफ टाइमिंग के अंदर जब आप घर पे फारिग होंगे आपको उस एमसीक्यूज को उठा के सॉल्व करना है, जो आपको क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करें, जो नहीं आता उसको छोड़ दें बेशक, ठीक है। जब मैं चेक करूंगा फिर मैं आपको बता दूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, किस तरीके से आपने सॉल्व किया है, उसका आंसर सही है, उसका आंसर गलत है, एंड सो ऑन। और उसमें जो भी आपके क्यूरीज होंगी वो हम डिस्कस करें। तो इस तरह के टेस्ट में लेता रहूंगा क्लास में, क्योंकि अब हमने बहुत सारा काम जो है वो एंड कर लिया है, और मैं नहीं चाहता कि जो काम हमने एंड कर लिया है वो भूल जाए हमें, ठीक है, वो भूलना नहीं है हमने। अब हम स्टैट्स पढ़नी शुरू कर दें, पता चले मैथ्स हमारा भूल गया, मैथ्स को हमने टच ही नहीं किया। तो मैथ्स के हम टेस्ट तकरीबन लेते रहेंगे इस तरीके से, एक वीक में या 2 वीक में एक टेस्ट हम उसको कंडक्ट करेंगे, ताकि मैथ्स हमें भूलना नहीं चाहिए, स्टैट्स हमारी चलती रहेगी।
ओके जी, मैं कुछ आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ आ जाता हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आंसर जो है कुछ मुझे ज़्यादा ही नज़र आ रहे हैं, तो मैं उनकी तरफ आ जाता हूँ। तो क्लास हमारी जो है यहीं पे एंड हो गई। इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट इस क्वेश्चन के जो पार्ट रह गए हैं वो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है करेंगे। तो और इस क्वेश्चन के जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है जी। हाँ जी, शुरू में कुछ नेट का प्रॉब्लम हुआ था, इश्यू हुआ था, जिसकी वजह से स्क्रीन गायब हो रही थी, आ रही थी। ओके, वॉइस वीडियो कट कट के आ रही है। ओके ओके ओके। सो हाउ इज इंटीजर डिस्क्रीट एंड नॉन इंटीजर कॉन्टिन्यूअस? हाउ इज इंटीजर डिस्क्रीट मतलब क्या हुआ? मैंने आपको बताया ना, इंटीजर डिस्क्रीट होते हैं ना। इंटीजर वो होता है जिसमें डेसिमल नहीं होता, तो जिसमें डेसिमल नहीं होता उनको हम डिस्क्रीट नंबर कहते हैं। तो सारे के सारे इंटीजर जो हैं वो आपके डिस्क्रीट नंबर होते हैं, और जितने भी नॉन इंटीजर होते हैं उनको हम कॉन्टिन्यूस नंबर कहते हैं। ठीक है। हाँ, कल की टाइमिंग में फिर आपको बता देता हूँ, पूछ के जो है। कल की टाइमिंग फ्राइडे है तो फिर लेट्स सी, अगर कल लाइट नहीं जाती तो फिर हमारी क्लास 11 बजे रख लेंगे। फिर देखते हैं, कल देखते हैं इंशाल्लाह। स्टैट्स की बुक बिल्कुल अलग होगी, मैंने आपको बताई थी। वॉलपोल की बुक है स्टैट्स की, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स बाय वॉलपोल। वॉलपोल की दो बुक्स हैं मार्केट के अंदर। एक बुक कंप्यूटर इंजीनियरिंग वालों की है, और एक है बिजनेस वालों के लिए। तो आपने बिजनेस वालों के लिए जो है वो स्टैट्स लेनी है बाय वॉलपोल। मैंने लास्ट क्लास में लिखाया था आपको। क्लास लिमिट जस्ट लाइक दिस वन, जैसे मैंने कहा है कि एक क्लास जहां पे एंड हो रही है, नेक्स्ट क्लास वहां से स्टार्ट नहीं हो रही। एक क्लास जहां पे एंड हो रही है, नेक्स्ट क्लास वहां से स्टार्ट नहीं हो रही। नेक्स्ट क्लास देखें डिफरेंस से स्टार्ट हो रही है, ऐसी क्लासेस को हम क्लास लिमिट कहते हैं। और जो दूसरी है वो क्या है, क्लास बाउंड्री। बाउंड्री में कल बताऊंगा, उसमें ये दोनों पॉइंट एक जैसे हो जाएंगे, तो वो मैं आपको कल डिफाइन करूंगा। टोटल नंबर ऑफ क्लासेस का मतलब ये है कि हमने अपने पूरे डाटा को कितनी क्लासेस में डिवाइड करना है। उन क्लासेस के नंबर्स कितने होंगे, मतलब कितनी क्लासेस होंगी, उन क्लासेस के नंबर डिफाइन करने के लिए फिर हमने लॉग का फार्मूला यूज किया है। तो लॉग का फार्मूला आपको बताता है कि हम अपने डाटा को कितनी क्लासेस में शो कर सकते हैं। रेंज आपको ये बताता है ना, जैसे रेंज क्या होती है, रेंज ये होती है कि डाटा की रेंज क्या है। एक डाटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, ये उसकी रेंज होगी ना। मतलब उसका लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे एंड हो रही है, उसका लोअर पॉइंट क्या है, उसका अपर पॉइंट क्या है, उसका सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या है, उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है। एक डाटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, ये उसकी रेंज होती है ना डाटा की। मतलब उसकी लिमिट क्या है, उस डाटा की रेंज क्या है, उस डाटा की लिमिट क्या है, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, वो रेंज कहलाती है ना उसकी। नहीं, एट बनाई थी मैंने, एट क्लास की मैंने बनाई थी, मगर उसको मैंने रेस कर दिया, क्योंकि वो नंबर मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि मुझे ये लिखना था। वो उसी को देख के लिखेंगे ना, एक नंबर माइनस करके, तो इसलिए उसको लिखा था। तो उसको मैंने रेस कर दिया। अब टोटल नंबर ऑफ क्लासेस 7 है आपके पास। हाँ, साइज को हम इंटरवल भी कहते हैं, साइज को हम इंटरवल भी कहते हैं, साइज ऑफ क्लास को हम इंटरवल ऑफ क्लास भी कहते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, डाटा का लार्जेस्ट पॉइंट एक ही होता है। जैसे लोएस्ट पॉइंट होता है वैसे ही लार्जेस्ट पॉइंट होता है। जैसे ये लोएस्ट पॉइंट 30 है, और ये हाईएस्ट पॉइंट 204 है, ये एक एक पॉइंट होगा। अच्छा, अगर सिमिलर है 30 30 30, तो 30 होगा ना लोएस्ट पॉइंट। अगर 204 है, 204 है, 204 है, तब भी हम 204 एक दफा ही लिखेंगे। मतलब एक से ज्यादा टाइम नहीं लिखेंगे, एक दफा ही लिखेंगे उसको। तो एक ही लोएस्ट पॉइंट होता है, एक ही हाईएस्ट पॉइंट होता है।
हाँ इंशाल्लाह मैं आपका टेस्ट जो है वो बनाकर जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपको सेंड कर दूंगा। वो फिर आप जो है सॉल्व करके मुझे बताएंगे कि आपने पूरे क्वेश्चन कर लिए हैं या जो नहीं किए, जो भी है। नो डाउट हमारा मैथ्स खत्म हो गया, स्टैट शुरू है, तो 50% तो खत्म हो गया ना हमारा। कल की टाइमिंग फिर आपको बता दूंगा, अगर लाइट नहीं जाती तो फिर मैं कल 11 बजे शुरू कर दूंगा, क्योंकि कल जुमा है ना, तो कल फिर हम 1 बजे तक क्लास लेंगे। और अगर लाइट चली जाती है तो फिर मजबूरी है, फिर हम 1 घंटे की क्लास लेंगे 1 बजे तक। वो मैं आपको कल बता दूंगा ग्रुप्स में। मैंने ग्रुप्स का नाम, उसका बुक का नाम आपको बताया था लास्ट क्लास में, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स बाय वॉलपोल। ये उसका टाइटल नेम है बस, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये उसका टाइटल नेम है, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स बाय वॉलपोल। वॉलपोल की 2 बुक्स हैं, ठीक है। जो दूसरी बुक है उसका टाइटल नेम है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स बाय वॉलपोल। वो नहीं परचेज करनी, वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट वालों की है, कंप्यूटर साइंस वालों की है। आपने ये वाली बुक जो है वो परचेज करनी है, जिसका टाइटल नेम होगा इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स बाय वॉलपोल। वैसे मैं आपको इसको पीडीएफ जो है, चैप्टर बाय चैप्टर जो है इसका पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। अगर आप बुक परचेज करना चाहें बिल्कुल परचेज कर लें, अदरवाइज मैं आपको जैसे मैथ्स के हैंडआउट सेंड करता था बुक्स में से, मैं इसके भी चैप्टर बाय चैप्टर जो है वो आपको हैंडआउट सेंड करता रहूंगा। और मेरे जो अपने हैंडआउट हैं थ्योरी के वो भी मैं आपको सेंड करूंगा, और जो एमसीक्यूज हैं वो भी सेंड करूंगा, और प्रॉब्लम्स की जो डिफरेंट एक्सरसाइज हैं डिफरेंट बुक्स की वो भी मैं आपको सेंड। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम कल जो है वो फिर मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा। कल जुम्मा है, कल हम 1 घंटे की क्लास लेते हैं या 2 घंटे की क्लास लेते हैं, वो फिर मैं आपको कल ही जो है वो बता दूँ। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।